नमस्कार मित्रों, कहानी टाइम में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप श्रीवास्तव। लीजिए सुनिए एक कहानी। मोटा दाढ़ी वाला। वह सांवली से बमुश्किल 15-16 वर्ष की रही होगी। यही कोई 5 फुट उसकी ऊंचाई थी। पहले लंबे कोरोना लॉकडाउन के बाद ऑफिस जाते आते समय उसे रोज पॉलिटेक्निक वाले चौराहे पर भीख मांगते देखता था। चेहरे पर पीड़ा दुख की गहन छाया के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से उसकी मासूमियत भी बनी हुई थी। वह खोई नहीं थी। उस चौराहे पर 3-4 साल के बच्चों से लेकर प्रौढ़ महिलाएं तक करीब 2-2.5 दर्जन भिखारी हर आने जाने वाले के सामने हाथ फैलाकर भीख के लिए गिड़गिड़ाते मिलते हैं। लॉकडाउन के बाद उनमें से बहुत से चेहरे वहां मुझे नहीं दिखते थे। मुझे यह बिल्कुल नहीं मालूम कि वो महामारी का शिकार हो गए थे या कि कहीं और चले गए थे। लॉकडाउन के समय इन सब को एक स्कूल में ठहराया गया था। सरकार ने इनके खाने पीने की भी व्यवस्था की थी। उस दौरान इन सब ने क्या खाया पिया, क्या हुआ इनके साथ, इसका तो पता नहीं, लेकिन चौराहे पर इनके बच्चे अब भी पैदल चलने वालों के पैर पकड़कर लटक जाते हैं। पैर खींचने पर घिसटते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। ऐसे में कुछ निष्ठुर जहाँ तेज झटका दे डांट डपट कर चल देते हैं, वहीं कुछ लोग 1-2 रुपए देकर पिंड छुड़ाते हैं। इस समूह में कुछ को छोड़कर बाकी सब 1-2 रुपए मिलने पर या न मिलने पर आदमी के आगे बढ़ते ही अपशब्द कहने से भी नहीं हिचकते। लेकिन वह मासूम पीड़ा में गहरी डूबी लोगों के सामने मूक बनी केवल हाथ फैलाती थी। वह पूरे समूह में अलग थलग दिखती थी। धूल से उसके कपड़ों की ही तरह काली हो रही उसकी हथेली पर जब मैंने पहली बार 5 रुपए दिए थे तब सर्दियों के दिन थे। बसंत पंचमी ज़्यादा दूर नहीं थी। 5 रुपए पाकर भी उसके चेहरे पर मुझे कोई भाव नहीं दिखे थे। वह मुट्ठी बंद कर आगे बढ़ गई थी। कार में मेरी बगल में बैठे मेरी ही तरह के अव्वल दर्जे के रिश्वतखोर मित्र ने यह देख कर कहा, क्या यार तुम इन सबको रोज पैसे दे देकर मुफ्तखोर बना रहे हो, इनकी आदत खराब कर रहे हो। किसी घर में चौका बर्तन करके भी भीख से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं ये सब, लेकिन ये निठल्ले निकम्मे काम के नाम पर हिलना भी नहीं चाहते। इन्हें बैठे बैठे मुफ्त में पैसा चाहिए। और अपनी सरकार का भी क्या कहना। कानून तो बनाती है कि भीख मांगना अपराध है, लेकिन इनको पकड़ती नहीं, जेल में डालती नहीं। ऐसी दोगली सरकारों से कुछ होने बनने वाला नहीं है। इसी समय सिग्नल ग्रीन हुआ तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत, नैतिक बल इन सरकारों में नहीं है। हाँ, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, इसलिए इन्हें दोगला कहना कहीं से गलत नहीं है। रिश्वत लेना अपराध है, जेल की सजा है, लेकिन हम दोनों का दिन बिना रिश्वत लिए पूरा नहीं होता। ऑफिस में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो रिश्वत की सोचे बिना सांस लेता हो। जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक किसी का घर लौटने का मन नहीं करता। सबका मन करता है कि ऑफिस साल के 365 दिन खुला रहे, बंद ही ना हो। क्या यार तुम भी कमाल करते हो। भिखारियों से अपनी तुलना कर रहे हो। ये मुफ्तखोर हैं, काम के नाम पर हाथ भी नहीं हिलाना चाहते। हम काम करते हैं तब कुछ लेते हैं, कोई अपराध नहीं करते कि हमें जेल में डाला जाए। मैंने गाड़ी के एक्सीलेटर पैडल पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, हम जो काम करते हैं सरकार उसके लिए हमें हर महीने 1 तारीख को सैलरी देती है। रिश्वत की समानांतर व्यवस्था तो हम तुम जैसे रिश्वतखोर चला रहे हैं। यह व्यवस्था तो सरकार ने नहीं बनाई। देखो, यह समानांतर व्यवस्था हम तुम जैसे न पिद्दी के सूरबान ने नहीं बनाई है। हमारी हैसियत ही नहीं है कुछ बनाने की। यह व्यवस्था भी अपनी सरकार ने ही बनाई है, वह भी देश की पहली सरकार ने। उसने देश में लिखित संविधान तो लागू किया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे पहले इस समानांतर व्यवस्था का एक अलिखित संविधान 1948 में ही रिश्वतखोरी जालसाजी का जीप घोटाला करके लागू कर दिया था। इंग्लैंड से जीप खरीदी 2000, देश में पहुंची 150, बाकी का पैसा डकार गए। वहाँ भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्णा मेनन खूब खाया और इतना खिलाया कि नेहरू ने एक पैसे की वसूली तो छोड़ो, उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करके पुरस्कृत कर दिया। और हम तुम जैसे लोग नेहरू के इसी अलिखित संविधान का पूर्ण ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ पालन करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। समझे। स्पीड बढ़ाओ, देर हो रही है। वैसे एक मजेदार बात सुनो। अभी जल्दी मैंने कहीं पढ़ा कि 2 नंबर की अर्थव्यवस्था 1 नंबर की अर्थव्यवस्था के लिए
खाद पानी की तरह है, बिना उसके यह पनप नहीं पाती, इसका विस्तार नहीं हो पाता। उसने उदाहरण दिया था कि जब से ब्लैक मनी पर ज़्यादा नकेल कसी गई है, तब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री ठप पड़ी है, उससे जुड़ी बाकी भी पस्त हैं। यह कहकर मित्र जोर से हंस पड़े। देर तो नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने स्पीड बढ़ाते हुए कहा, यार मैं तुमसे कभी भी बहस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम सच मानने के बजाय कुतर्क करने लगते हो। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार इस अलिखित संविधान व्यवस्था को डिलीट करने में लगी हुई है। इससे थोड़ा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब पहले की तरह लापरवाही ना ही की जाए तो अच्छा है। फ़ोन पर तो लेन देन की बात एकदम बंद कर देने में ही भलाई है। किसी ने बात रिकॉर्ड कर ली तो नौकरी तो जाएगी ही, जेल बोनस में मिलेगी। मैंने फ़ोन पर सब बंद कर दिया है, समझे? हाँ, ये तो सही कह रहे हो। आए दिन फ़ोन के चलते लोगों के पकड़े जाने की न्यूज़ आती रहती है। आज से फ़ोन पर ऐसी सारी बातें बंद। लेकिन तय यह भी है कि अलिखित संविधान अपनी जगह पर अटल रहेगा। मुफ्त में तो काम नहीं करूँगा। जिसको काम कराना है उसको पैसा देना ही होगा, नहीं तो फाइल में ऑब्जेक्शन लगते रहेंगे, इतने लगेंगे कि वह फाइल ऑफ ऑब्जेक्शंस हो जाएगी। आखिर देश के पहले अलिखित संविधान को जीवित तो बनाए ही रखना है। और साथ ही यह भी सुन लो कि जो कुछ हो रहा है मैं वही कहता हूँ, बाकी सुतर्क कुतर्क तुम देखते रहो। बात करते करते वह फिर हंसे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आ गई। बात करके उन्होंने कहा, यार और तेज चलाओ ना, दिन की शुरुआत अच्छी होने जा रही। क्लाइंट ऑफिस आ चुका है। कई सालों से हम कार पूल कर रहे हैं। एक दिन वह कार अपनी निकालता है, एक दिन मैं। हम दोनों ने कार किस्त पर जरूर ली, लेकिन सच यह है कि हम चाहते तो इससे महंगी कार कैश पेमेंट करके खरीद सकते थे। लेकिन दुनिया की नज़रों को रिश्वतखोर न दिखूं, इसलिए किस्त पर ली। कार क्या, घर का हर सामान किस्त पर लेते हैं। घर तक लोन पर लिया। हम दोनों उत्कोच खोर मित्रों में एकमात्र अंतर यह है कि वह मित्र इतना पैसा होने के बावजूद किसी की एक पैसे की मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। उस दिन की शुरुआत मेरे लिए भी अच्छी रही। रिश्वत, जिसे मैं सद्भावना शुल्क कहता हूँ, के रूप में अच्छी खासी रकम मिली थी। और शाम को घर वापसी के समय वह किशोरी भी। मित्र को चिढ़ाने और उस मासूम किशोरी को ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने की गरज से मैंने उसे 100 रुपये दे दिए। मैंने सोचा कि इस कोरोना महामारी के समय लोग विपन्न लोगों की कितनी मदद कर रहे हैं। दूसरों की मदद करने के एक से बढ़कर एक समाचार देखने पढ़ने को मिल रहे हैं। वह आदमी कितना साहसी है, जिसने बेरोजगार हुए लोगों को खाना खिलाने के लिए अपना मकान तक बेच दिया। भगवान ने दिया है तो मुझे भी कुछ तो करते रहना चाहिए। लेकिन मेरे मित्र को उसे रुपया देना इतना खला कि वह साफ साफ बोले, सुनो दानवीर कर्ण, यह कलयुग चल रहा है, द्वापर युग नहीं। उस समय आज जैसी बदतर स्थिति नहीं थी, फिर भी कर्ण की दानवीरता ही उनकी मौत का सामान बन गई थी। तुम जैसों की यह दानवीरता देश को मुफ्तखोरों निठल्लों का देश बनाकर छोड़ेगी, भिखारी बना देगी। उनकी यह बात और कहने का ढंग दोनों ही मुझे गलत लगे, इसलिए उन्हें उन्हीं की शैली में जवाब देते हुए कहा, तुम भी कितना स्लो चलते हो यार। अपना देश कब का मुफ्तखोरों का देश बन चुका है। देखते नहीं बड़ी छोटी पार्टियां सभी मुफ्तरास्त्र के सहारे राजनीति कर रही हैं। इवन एक टुटमुजिया सा आदमी नौकरी छोड़कर फला फला चीज़ें मुफ्त कर दूंगा कहकर मुख्यमंत्री बन गया। इसी मुफ्तरास्त्र के सहारे वह प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोए आगे बढ़ रहा है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि वह सफल हो गया। अरे अब इतना भी आसान नहीं है यह सब। ऐसा तो हर कोई जो चाहे वो बन जाएगा। तुम भी हद करते हो। यह सब तुम्हें दिखता नहीं कि एक ने कहा बिजली पानी मुफ्त कर दूंगा, सारे मुफ्तखोर बार बार अंधी भीड़ों की तरह उसी के पीछे हो लिए। वह सीएम बन बैठा। यह अलग बात है कि बराबर धोखा ही दे रहा है। एक ने कहा कर्ज माफ कर दूंगा तो मुफ्तखोरों का झुंड उधर ही चल पड़ा। इन लोगों ने ऐसे लोगों के पीछे जाने से पहले एक बार भी यह नहीं सोचा कि सत्ता लोलुप लोगों की इस घिनौनी चाल को सफल बनाने से देश रहेगा कि खड्डे में जाएगा।
ध्यान दो ना, जब से सत्ता पाने के लिए मुफ्तखोरी की व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तब से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ झुकती ही जा रही है। अपने विभाग को ही देखो ना, हर साल बजट की घोषणा की जाती है, लेकिन कभी पूरा पैसा नहीं मिल पाता। हर प्रोजेक्ट सालों साल अधूरे पड़े रह जाते हैं। समय लागत कई गुना बढ़ जाती है। न जाने ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जिन पर शिलान्यास से आगे काम ही नहीं बढ़ पाया है। सत्ता लोलुप और इनके झांसे में आने वाले निठल्ले मुफ्तखोर यह नहीं सोचते कि इस मुफ्तखोरी से जिस दिन देश की अर्थव्यवस्था चरमराई, तो देश में वेनेजुएला की तरह 10 लाख नहीं, 10 करोड़ के नोट जारी करने की नौबत आ जाएगी। आज दुनिया से भीख मांग रहा वेनेजुएला 10-12 साल पहले सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। कभी कारों में घूमने वाले लोग अब वहाँ भीख मांग रहे हैं। अराजकता, अव्यवस्था इतनी कि देश में कितने राष्ट्रपति हैं यही नहीं पता। अपने यहाँ तो ऐसी हालत में सड़कों पर खाने के लिए ऐसी मारकाट मचेगी कि सड़कें काली नहीं, हमेशा लाल ही लाल दिखेंगी। सत्ता के सियारों ने लोगों की जीन्स में ही मुफ्तखोरी के गुण कितने गहरे पहुंचा दिए हैं। तुम्हें यह जानना है तो एक काम करो, शाम को घर पहुंचकर गेट पर यह सूचना लिख दो कि कल सुबह 7 से 10 बजे तक यहाँ पर कूड़ा मुफ्त मिलेगा। देखना सुबह तुम्हें गेट पर भीड़ ना मिले तो कहना। मेरे मित्र को मेरी यह बात अच्छी नहीं लगी। वह मुस्कुराते हुए चुप रहे। तो मैंने कहा, तुम यह तो समझ ही रहे हो कि लोग कूड़ा इसलिए ले जाएंगे जिससे कि उसमें से तमाम चीज़ें अलग कर करके कबाड़ में बेचकर पैसा बना ले। जैसे विभाग में वह डबल चेहरे वाला फारूकी एक एक रद्दी कागज घर उठा ले जाता है, बिग बाजार में बेचकर दूसरे सामान खरीदता है। मैं उन्हें यह सब सुना जरूर रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने किशोरी का मासूम चेहरा बना हुआ था। उसकी दयनीय हालत मुझे कचोट रही थी। मैंने अगले दिन उसे अपनी बेटी के 2 सेट कपड़े, कोविड-19 से बचाव के लिए कई मास्क और कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दी। मास्क लगाने के लिए भी कह दिया। मिसेस को जब बताया था तब उसी ने कपड़े निकाल कर दिए थे। आते जाते रोज ही उस चौराहे पर मेरी निगाहें उस किशोरी को ज़रूर ढूंढती। कभी कभी वह नहीं भी मिलती थी। मिलने पर मैं उसे कम से कम 10 रुपये जरूर देता था। जल्दी ही वह हमारी प्रतीक्षा में रहने लगी। हमारी कार देखते ही लपकती हुई हमारे पास आ जाती। मेरा ध्यान इस तरफ भी गया कि आशा से ज़्यादा पैसे मिलने पर भी उसके चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। एकदम मूक बनी रहती आती है और पैसा मिलते ही यंत्रवत सी चली जाती है। जिस दिन ओवर इनकम अच्छी होती उस दिन मैं वापसी के समय भी उसे पैसे देता। मैंने उससे 2-3 बार नाम पूछा, लेकिन वह मूक ही बनी रही। मुझे शक हुआ कि कहीं यह मूक बधिर तो नहीं है। असल में मेरे दिमाग में धीरे धीरे यह बात मुकर हो रही थी कि इसके माँ बाप, घर परिवार का कुछ पता चले तो उस हिसाब से इसके लिए कुछ करूं। यदि नहीं है तो किसी अनाथालय या फिर किसी एनजीओ संस्था के सुपुर्द कर दूं। जो खर्च होगा देता रहूँगा, क्योंकि मुझे बार बार यही लगता कि वह जन्म से भिखारी नहीं है। लेकिन वह एक चुप तो 1000 चुप बनी रही। यह रहस्य बना रहा कि वह मूक बधिर है कि नहीं। जल्दी ही वसंत के मौसम ने पदार्पण किया और बढ़ चला तेजी से। प्रकृति अपने को खूब सजा संवार रही थी। इसी बीच एक दिन शाम को जब वह मिली तो मुझे लगा कि उसके कपड़े पेट पर बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। उसने मेरी बेटी वाले ही कपड़े पहन रखे थे जो शुरू में उसे बिल्कुल फिट थे। ध्यान देते ही मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि वह प्रेग्नेंट है। मैं अवाक उसे देखता रह गया। उसे देने के लिए नोट पकड़े मेरे हाथ जड़ हो गए। एक बार फिर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी मेरे जड़ हाथ की तरह मेरी तरफ हाथ बढ़ाए जड़ बनी खड़ी रही। तभी मित्र उगते हुए बोले, चलो यार, मिसेस को लेके मार्केट जाना है, देर हो रही है। तुम भी पता नहीं क्यों क्या से क्या होते जा रही हो। उनकी नाराजगी भरी यह बात सुनते ही मैंने उसके जड़ हाथ पर पैसे रखकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर मित्र की बातें सुनता रहा, जो मुझे मानवता पर कठोर प्रहार लग रही थी। मैं उनसे बातों में नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि वह अपने तर्कों से मुझे हमेशा निरुत्तर कर देते हैं।
मासूम की स्थिति जब मिसेस को बताई तो उसने कहा, क्या हो गया है दुनिया को? एक बच्चे को जन्म देगी, कितनी पेनफुल जिंदगी जी रही होगी। उसके माँ बाप ने उसे किसी के साथ बांधने का पागलपन क्यों किया? मैंने कहा, पता नहीं, माँ बाप ने उससे छुट्टी पाने के लिए किसी के पल्ले बांध दिया, या वो अनाथ है और किसी के कमीनेपन का शिकार हो गई है। उस मासूम से शुरू हुई हमारी बातें अपनी बेटी पर आकर केंद्रित हो गईं। उसके भविष्य सुरक्षा को लेकर खूब बातें हुई। जब ऑफिस से घर पहुंचने पर मिसेज रोज ही मासूम के किशोरी के बारे में पूछती। अब ऑफिस से घर पहुंचने पर मिसेज रोज ही मासूम किशोरी के बारे में पूछती। शाम का चाय नाश्ता बिना उसकी चर्चा के समाप्त ही नहीं होता। उसमें मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिसेस का बढ़ गया था। उसके ही कहने पर मैंने उससे इतने ज़्यादा पैसे देने शुरू कर दिए जिससे कि वह ठीक से खा पी सके, वह और बच्चा कुपोषित न हो। उसे क्या खाना है यह भी बताता और मास्क लगाने के लिए भी कहता कि इससे तुम बीमारी से बची रहोगी। मैं सोचता कि सरकार को इन सबको मास्क देते रहना चाहिए। दिन भर में ये हजारों लोगों के पास जाते हैं। ये सभी कोविड-19 के एक सुपर स्प्रेडर ग्रुप से कम नहीं है। मेरे सारे प्रयासों के बावजूद वह मूक बनी रही। आखिर हमें यह विश्वास हो गया कि वह अबोली है। एक दिन मैंने उसे एक कागज़ पर सरकारी हॉस्पिटल का पता लिखकर देते हुए समझाया कि तुम यहाँ चली जाओ। यहाँ डॉक्टर तुम्हें सारी दवा दे देंगे और तुम्हें और पैसा दे दूंगा। मैं तुम्हें और पैसा दे दूंगा। लेकिन मेरी हर बात का उसके पास एक ही जवाब होता था, गहरा मौन, भाव शून्य चेहरा। कुछ हफ्ते बाद मेरा ध्यान इस ओर गया कि उसने ज़्यादा पैसे मिलते रहने और बराबर कहते रहने से खाने पीने पर ध्यान दिया है, क्योंकि बुझे बुझे से उसके चेहरे की रंगत अब बदल रही थी। वजन भी बढ़ा हुआ लग रहा था। जल्दी ही मैंने महसूस किया कि उसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनता जा रहा है। लेकिन मेरे ही तरह मेरे प्रचंड रिश्वतखोर मित्र को यह सब न जाने क्यों इतना अरुचिकर लगा कि उसने किसी न किसी बहाने से मेरे साथ ऑफिस जाना आना बंद कर दिया। वह भाग्यवादी भी अव्वल दर्जे का है। उसके साथ छोड़ने के कुछ समय बाद ही वसंत को पीछे ठेलते हुए चिलचिलाती धूप, गर्मियों का मौसम सामने आ खड़ा हुआ। अब तक मासूम किशोरी का पेट बहुत बढ़ चुका था। चलने फिरने में उसे होने वाली तकलीफ अब साफ पता चल रही थी। यह देखकर मैंने उससे वहीं पास में एक सुरक्षित जगह बताते हुए कहा, तुम वहीं बैठी रहा करो, मैं वहीं पर आ जाया करूँगा। इस धूप गर्मी में ज़्यादा चलो नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। वह एक बार फिर गहन मौन धारण किए रही, लेकिन अगले दिन वहीं मिली जहाँ बताया था। मैंने उसे उस दिन 4 सेट कपड़े और दिए, जिसे मिसेज ने इतना ढीला बनवाया था कि वह आराम से पहन सके। उसके उभरे पेट पर टाइट होकर दबाव न डालें। कपड़े देते समय मैंने सोचा कि इस बार और अच्छे कपड़े हैं, जरूर खुश होगी, बात का जवाब देगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मेरी और मिसेस की चिंता बढ़ रही थी कि वह मासूम किशोरी बच्चे की डिलीवरी जैसी पहाड़ सी कठिनाई को कैसे पार करेगी। उसका जीवन भयानक खतरे में है। वह न जाने क्यों अपना मौन तोड़ नहीं रही है। अगर बोल नहीं सकती तो संकेतों में तो कुछ बता ही सकती है। आज तक एक आदमी उसके आसपास ऐसा नहीं दिखा जिससे कुछ पता चल सके। जो कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं खुल पा रहा है। कई बार खींच उठता, मन में आता कि जब यह बोल ही नहीं रही है तो आखिर मैं क्यों परेशान हूँ। घर हो या ऑफिस, दिमाग बार बार इसी के पास चला जाता है। उसको लेकर हम अजीब मनस्थिति में पहुँचते जा रहे थे कि इसी बीच कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने अकस्मात ही हमला कर दिया। हमला पहली बार से इतना ज़्यादा तेज था कि देखते ही देखते देश भर में हाहाकार मच गया। मृत्यु का ऐसा भयावह तांडव क्या नगर, क्या गांव, कहीं किसी ने नहीं देखा था। हर सांस में यही प्रश्न कि अब क्या होगा, देखो कौन बचता है। देखते देखते फिर सब बंद, घरों में कैद हो गए हम। मगर वह मासूम हमारे बीच बनी रही। हम दोनों यही सोचते कि पता नहीं अब वह कभी मिलेगी भी या नहीं, या हम ही बच पाएंगे कि नहीं।
मगर ईश्वर की कृपा रही कि हम दोनों उत्कोच खोर मित्र सब परिवार सुरक्षित रहे और चरणों में सब कुछ खुलते ही फिर अपने प्रिय ऑफिस जाने लगे। वह समूह भी फिर अपनी जगह मिला, मगर उनमें से आधे से ज्यादा चेहरे गायब थे। उन बेचारों के पास खुद को बचाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो महामारी के लिए नर्म चारा बन गए। मेरे लिए संतोष की बात यह रही कि छोटे से बच्चे उस समूह में वह मासूम भी थी जो बहुत कमजोर हो गई थी। अंदर धसी हुई आंखें, चेहरे की उभरी हुई हड्डियां और ज्यादा बड़ा हो चुका पेट। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। मैंने फिर उसे पहले से ज्यादा मदद करनी शुरू की। मिसेज ने कहा, जैसे भी हो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वह आराम से रह सके। सरकारी हॉस्पिटल में ही उसके लिए कार्ड वगैरह बन जाता तो भी अच्छा था। मैंने कहा, यह सब कुछ करवा दूं, लेकिन वह कुछ बोले तभी तो कुछ कर पाऊंगा। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सोचा कि किसी दिन मिसेस को लेकर आता हूँ, शायद उससे यह बात करे। तभी वह नाराज मित्र पास आए। सिस्टम पर जो फाइल मैंने ओपन की हुई थी उसे मिनिमाइज कर दिया। एक एड्रेस देते हुए कहा, यह एक एनजीओ का एड्रेस है। ये खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए काम करती है। चाहो तो उनके ऑफिस जाकर बात कर लो। उस लड़की की देखभाल, डिलीवरी, ट्रीटमेंट आदि सब वो मैनेज कर देंगे। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा। उनके इस काम ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया था। एड्रेस ऑफिस से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर था। फ़ोन नंबर था नहीं, लेकिन मैं और समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए शाम को 1 घंटा पहले छुट्टी लेकर एनजीओ ऑफिस चला गया। वहाँ कुल मिलाकर वह लोग किसी तरह मासूम की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गए। मैंने उन्हें डिलीवरी के कुछ माह बाद तक एक निश्चित रकम देते रहने के लिए कह दिया। रजिस्ट्रेशन वगैरह के नाम पर 20,000 एडवांस भी जमा कर दिए। वह उसे अगले दिन ले जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ से घर के लिए चला तो मन में आया कि मासूम से पूछे बिना ही पैसा तो जमा कर दिया, कहीं उसने आने से ही मना कर दिया तो। लेकिन घर पहुंचकर इस उलझन को परे रखकर शेष बातें मिसेस को बताई तो वह बहुत खुश हुई। अगले दिन सुबह मैं उसके लिए कुछ फल, खाना पीना लेकर निकला कि उसे अब और ज़्यादा पौष्टिक खाने की बहुत ज़रूरत है। मन में यह बात भी आई कि यह सब देखकर शायद वह अपना मौन व्रत तोड़कर अपने परिवार पति के बारे में कुछ बता दे, जिससे कुछ ज़्यादा मदद कर सकूं। लेकिन उस दिन वह नहीं मिली। गाड़ी से उतरकर उसे आसपास ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। निराश होकर उसके लिए लाई सारी चीज़ें सामने दिखी। एक दूसरी बुजुर्ग भिखारन को देकर उदास मन से ऑफिस चला गया। वह भी उसके बारे में सिवाय इसके कुछ न बता पाई कि एक मोटा दाढ़ी वाला अक्सर शाम को ठिकाने पर वापसी के समय उसके पास दिख जाता है। मैं दिन भर यही सोचता रहा कि उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। इतनी कम उम्र है, ऐसे में मिसकैरेज वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है। मिसेस को फ़ोन किया तो वह भी चिंता में पड़ गई। बोली, आते समय उसके साथ के बाकी लोगों से पूछना, उन्हें पता ही होगा। दरअसल मैं भी यही सोच रहा था। दोपहर को एनजीओ से फ़ोन आया तो उनसे कह दिया, आज वह मिली नहीं, शाम को देखता हूँ, जैसा होगा बताऊँगा। शाम को बड़ी आशा लिए पहुँचा, लेकिन वह फिर नहीं मिली तो गाड़ी एक किनारे खड़ी कर अन्य भिखारियों से पूछना शुरू किया। कईयों ने कुछ बताने के बजाय पैसे ही मांगे। आखिर एक प्रौढ़ भिखारी महिला ने बताया कि कल वह खाना लेकर अपने ठिकाने की ओर जा रही थी कि कुत्ते पीछे पड़ गए। डर के मारे वह भागी तो एक गाड़ी से टकरा गई और वहीं अपनी जान गंवा बैठी। यह सुनते ही मेरे कान एकदम सुन्न हो गए। उसकी आगे की बातें, ट्रैफिक, शोर, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लग रहा था जैसे हर तरफ अनगिनत मूक फिल्में चल रही हैं। जब तक यह फिल्में मुझे सवाक लगनी शुरू हुई, तब तक वह महिला भी गायब हो गई। मैं उस मासूम बच्ची के बारे में फिर और कुछ नहीं जान सका। कई दिन से आसमान में डेरा डाले बादल उसी समय बरसने लगे। मुझे याद नहीं कि उस समय मेरी आंखों में पानी था या नहीं, मगर कार में बैठने तक मैं अच्छा खासा भीग गया था। धन्यवाद मित्रों।